नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुवा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, एग्रोनॉमी की इस 28वें लेक्चर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रोज के तरीके से 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों से फिर से पूछूंगा। ये जो 20 क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं, ये एन.आर. सुंडा जी की जो बुक है, उसी बुक पर बेस्ड मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं। आप लोगों को बताना है कि इन क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस के ऑप्शन आपके सही हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैं बुक से क्वेश्चन उठाया हूं, इसके बारे में मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसी प्लेलिस्ट को मैंने डिटेल में पढ़ाया है और यहाँ पर उसी चीज की यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप वो प्लेलिस्ट भी देखते जाओ और साथ के साथ यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस भी करते जाओ, तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी होता जाएगा और आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ये जान पाओगे कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको कितना याद हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप यहाँ पर जो आठ आठ है जो इधर कोर्सेज दिए गए हैं, ये आठों सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये आठों सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। 500 रुपए का जब आप पेमेंट कर दोगे तो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे पास तक भेजना है। कैसे भेजोगे? टेलीग्राम पर जाना और टेलीग्राम पर जाके सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से आप लिखोगे तो आपको ये टेलीग्राम पर जाके आपको एक कॉन्टेक्ट मिलेगा। वहां पर क्या करना है, आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है पेमेंट का और अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। तो उसके बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट यूज फॉर मल्चिंग। मल्चिंग के लिए कौन सा मिनरल यूज नहीं किया, सॉरी मिनरल नहीं मटेरियल है। मल्चिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज नहीं किया जाता, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मल्चिंग का मतलब क्या होता है? ढकना, कवर कर देना। कवर करना जो होता है उसी को हम बोलते हैं मल्चिंग। जैसे मान लो कि हमने अपने खेत में प्लांटिंग कर दी, पौधा लगा दिया। अब यहाँ पर जहां हमने पौधा लगाया है बीच बीच में ये जो पूरी जगह बच रही है, ये सब ये जगह, इस जगह पर हम क्या करेंगे, इस जगह पर हम पन्नी या कोई ऑर्गेनिक या कोई इनऑर्गेनिक मल्च का प्रयोग कर देते हैं जिससे कि ये मिट्टी ढकी रह जाए। तो इनमें से कौन सा मल्चिंग के तरीके से यूज नहीं होता, आपका ये क्वेश्चन है। पॉलीथीन फिल्म, क्रॉप रेजिड्यू, ग्रेवल्स या फिर मैन्योर, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ग्रेवल्स जो है, इसको मल्चिंग के तरीके से यूज नहीं कर सकते। ग्रेवल्स का मतलब वो क्या होता है, ग्रेवल्स का मतलब होता है कंकड़। तो जो कंकड़ होता है इसको हम मिट्टी में मल्चिंग के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि फिर बाद में हमारी जो मिट्टी होगी वो खराब हो जाएगी। जब हम दूसरी फसल ग्रो करेंगे तो वो अच्छे से इसमें ग्रो नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रिप क्रॉपिंग इन्वॉल्व्स अल्टरनेटिंग स्ट्रिप ऑफ। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है, अल्टरनेटिंग स्ट्रिप होती है किसकी? इरोजन राइजिंग, इरोजन रेजिस्टिंग एंड इरोजन परमिटिंग क्रॉप की, डीप रूटेड एंड सोलो रूटेड क्रॉप्स की, लेग्यूम एंड सीरियल्स की, या फिर एनुअल एंड पेरिनियल क्रॉप। जो स्ट्रिप क्रॉपिंग हम करते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कि अपने पास एक इतना बड़ा सा खेत है, इसमें क्या करेंगे, इतने भाग में मैंने फसल ए लगा दी, इतने भाग में फसल बी लगा दी, फिर इतने भाग में हमने क्या कर दिया, फसल ए फिर से लगा दिया, फिर इतने भाग में हमने फसल बी लगा दी, फिर यहाँ पर हमने फसल ए लगा दिया और लास्ट में फिर हमने फसल बी लगा दी। इस तरीके से जब हम लगाते हैं दो फसलों को तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग। जैसे यहाँ पर मान लो, यहाँ पर 3-4 रो हमने लगा दिया ए क्रॉप की, फिर यहाँ पर 5-6 रो हमने लगा दिया बी क्रॉप की। इस तरीके से मतलब स्ट्रिप बना के, जैसे पट्टी नुमा जिसको हम खेती बोलते हैं, तो उसको करते हैं। तो उसमें करने के लिए जैसे हमने क्रॉप लिखा ए और बी, तो इसमें हम दो क्रॉप कौन कौन सी चूज करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, इरोजन रजिस्टिंग क्रॉप की और इरोजन परमिटिंग क्रॉप की। कहने का मतलब अगर हम एक ऐसी फसल को ग्रो कर रहे हैं जो इरोजन को प्रमोट करती है, तो उसके साथ साथ हम एक दूसरी फसल ऐसी ग्रो करेंगे जो इरोजन को क्या करती है, डिमोट करती है। यानी कि एक से इरोजन अगर बढ़ रहा है तो दूसरी एक ऐसी क्रॉप लगाएंगे जिससे इरोजन घट जाए, जिससे दोनों फिर आपस में क्या हो जाए, एक न्यूट्रल हो जाए। आगे बात करते हैं, कंटूर बंडिंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन रीजन विथ।
कौन से रीजन में कंटूर बेंडिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है? हाई रेनफॉल एंड स्टीप स्लोप में, या फिर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन में, या फिर क्ले सॉइल में, या फिर फ्लैट टेरेन्स में? कहां पर कंटूर बेंडिंग आपकी अच्छी मानी जाती है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन का कहने का मतलब यह है जहां पर पानी की थोड़ी कमी है, ह्यूमिडिटी कम रहती है, बोले तो थोड़े शुष्क वाले क्षेत्र हैं, वहां की बात हो रही है। अगला है, बेंच ट्रेसिंग इज रिकमेंडेड फॉर स्लोप रेंजिंग बिटवीन। यह बेंच ट्रेसिंग कब करते हैं? जब स्लोप कितना परसेंट हो? ऑप्शन ये है 2 से 6% स्लोप में, या 6 से 10% के स्लोप में, या फिर 16 से 33% के स्लोप में, या 33 से 50% के स्लोप में। तो जो बेंच ट्रेसिंग होती है ये कब करते हैं? जब हमारा फील्ड का जो स्लोप है वो 16 से लेके 33% तक का अगर स्लोप है तो हम क्या करेंगे? बेंच ट्रेसिंग तब हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिंग ट्रेसिंग। जिंग ट्रेसिंग इज सुटेबल फॉर स्लोप ऑफ। ये जिंग जो ट्रेसिंग होता है ये हम कब करते हैं? 1 से 3% के स्लोप पे, या 3 से 10% के स्लोप पे, या 10 से 16% के स्लोप पे, या फिर 33% से ज्यादा के स्लोप पे? तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 10% का जो स्लोप होता है वो जिंग ट्रेसिंग के लिए बिल्कुल अच्छा माना जाता है। अगला आपका जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन के लिए कौन सा मैकेनिकल मेजर यूज किया जाता है? सॉइल कंजर्वेशन करने का मतलब क्या है? मृदा संरक्षण। तो मृदा संरक्षण के लिए कौन सा मेथड अच्छा माना जाता है? आपका ऑप्शन इस तरीके से है, क्रॉप रोटेशन, कंटूर कल्टीवेशन, ग्रेडेड बंडिंग और मल्चिंग। इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाता है सॉइल कंजर्वेशन के लिए? तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए हम यूज करते हैं ग्रेडेड बंडिंग। ग्रेडेड बंडिंग कब यूज करते हैं? जब हमको सॉइल सॉइल कंजर्वेशन करना हो, उसका एक मैकेनिकल मेथड ये होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्टिकल मल्चिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन। ये वर्टिकल मल्चिंग क्या होती है? जहां मैंने पढ़ाया है वहां पर मैंने बहुत डिटेल में उस लेक्चर में पढ़ाया था तो वर्टिकल मल्चिंग क्या होती है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप जो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहां पर मिलेगा एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। वहां से आप लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करोगे तो वहां पर आपको मिलेगा वर्टिकल मल्चिंग का जो टॉपिक है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। वर्टिकल मल्चिंग मैंने वहां पर बहुत डिटेल में समझाया है। आपको बताना है कि वर्टिकल मल्चिंग होता कहाँ पर है। गेहूं के खेत में किया जाता है, कि कॉफी के गार्डन में किया जाता है, कि राइस के खेत में किया जाता है, या फिर सिट्रस के ऑर्चर्ड में किया जाता है? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो कॉफी का गार्डन होता है वहां पर जो वाटर होता है उसके ड्रेनेज के लिए हम लोग क्या करते हैं? वाटर के ड्रेनेज को करने के लिए वर्टिकल मल्चिंग का उपयोग करते, सॉरी हाँ, वर्टिकल मल्चिंग का उपयोग करते हैं। द ब्रॉड बेड एंड फरो, जिसको हम BBF बोलते हैं, सिस्टम इज प्राइमरली यूज टू मैनेज। ये ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड जो होता है वो प्राइमरली कहाँ पर यूज किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है सॉइल सैलिनिटी में यूज किया जाता है, रेन वाटर इन डीप ब्लैक सॉइल में, या फिर सॉइल इरोजन में, या फिर न्यूट्रिएंट लीचिंग में। तो ये ब्रॉड बेड एंड फरो जो मेथड होता है ये प्राइमरली यूज किया जाता है किस चीज को मैनेज करने के लिए? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, बोले तो रेन वाटर इन डीप ब्लैक सॉइल। जो रेन वाटर होता है यानी कि जो बरसात का पानी होता है, जो वर्षा का पानी है, इस पानी को रोकने के लिए, उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए डीप ब्लैक सॉइल में हम क्या करते हैं? ब्रॉड बेड एंड फैरो मेथड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, which soil which soil class is characterized by stony and rocky soil and is mainly used for grazing। यहाँ की जो मिट्टी होती है निम्नलिखित में से कौन से क्लास की मिट्टी स्टोनी और रॉकी होती है, यानी कि जिसके अंदर कंकड़ पत्थर होते हैं, और ये ज्यादातर चारागाह के लिए यूज करी जाती है। ग्राजिंग का मतलब क्या होता है? चारागाह के लिए यूज किया जाता है। तो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, या फिर क्लास 6। तो अगर आप ध्यान से देखोगे और पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्लास 5 वाली सॉइल है ये काफी ज्यादा स्टोन भरी होती है, इसमें रॉक होते हैं, और इसमें कुछ
घास भी निकल जाती है, और इन्हीं घासेस को फिर हम क्या करते हैं, ग्राजिंग के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ वेजिटेटिव बैरियर्स इज टू। वेजिटेटिव बैरियर्स का मेन पर्पज क्या होता है? क्रॉप की यील्ड को बढ़ाना, कंट्रोल इरोजन अलोंग कंटूर, कंटूर यानी कि मेड़ के आसपास जो कंटूर बना होता है उसके आसपास की इरोजन को कम करना, सॉइल की अल्कलिनिटी को बढ़ाना, या इरिगेशन के नीड को कम करना। वेजिटेटिव बैरियर का काम क्या होता है? तो अगर आप पढ़ोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि वेजिटेटिव जो बैरियर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं इरोजन को कंटूर के समय पर। ध्यान से अगर देखोगे आप, आपने कंटूर सिस्टम देखा होगा, इस तरीके का कंटूर सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेती करना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कुछ वेजिटेटिव बैरियर लगा देते हैं। इसी वेजिटेटिव बैरियर की बात यहाँ पर हो रही है। वेजिटेटिव बैरियर का मतलब कुछ ऐसे पौधे जो जिनकी जड़ें बहुत थोड़ी सी जकड़ी टाइप की रहें, एक जाल नुमा जड़ बन जाए, और जिनके ब्रांचेस ढेर सारी हों। तो ऐसे जब हम लगा देते हैं तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बहती नहीं है, यहाँ की मिट्टी कट के बहेगी नहीं। तो हम इस वाले एरिया में, यहाँ वाले एरिया में कायदे से खेती कर पाएंगे। तो मेन पर्पज क्या होता है वेजिटेटिव बैरियर लगाने का? कि सॉइल इरोजन कंट्रोल हो जाए, मिट्टी बह के ना चली जाए, नहीं पानी के साथ बह जाएगी मिट्टी। तो आगे बात करते हैं, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कोल्डेस्ट। एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर होती है जो सबसे ज्यादा ठंडी मानी जाती है? इस ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेप्टोस्फियर, मीजोस्फियर या फिर थर्मोस्फियर। इन चारों में से कौन सी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की जो सबसे ज्यादा ठंडी मानी जाती है? तो जो सबसे ज्यादा ठंडा होता है वो कौन सा होता है? वो होता है मीजोस्फेयर। अगला क्वेश्चन अपना है, द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स व्हिच टाइप ऑफ हार्मफुल रेडिएशन। ओजोन लेयर कौन से टाइप के हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है? बच्चा भी इसका आंसर जानता होगा। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, या फिर गामा रेज या एक्सरे। तो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है उसको रोकती है ओजोन लेयर। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है जो कि सूर्य से आती है वो पृथ्वी पर आने से उसको रोक देती है। अगला है, द आइनोस्फीयर इज पार्ट ऑफ व्हिच एटमॉस्फेरिक लेयर। आइनोस्फीयर कौन सा पार्ट होता है आइनोस्फीयर का? एटमॉस्फेयर में, एक बार फिर से समझना, आइनोस्फीयर कौन सा पार्ट होता है एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेप्टोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या एक्सोस्फीयर। तो आइनोस्फीयर जो होता है वो आपका थर्मोस्फीयर का पार्ट होता है। थर्मोस्फीयर को ही, थर्मोस्फीयर में ही अपना आइनोस्फीयर पाया जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी गैस इन सॉइल एयर कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर। सबसे ज्यादा प्राइमरी गैस कौन सी पाई जाती है सॉइल एयर में कंपेयर करें अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर? तो ऑक्सीजन ज्यादा होता है, नाइट्रोजन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, या आर्गन ज्यादा होता है? पूछा जा रहा है कि सॉइल में कौन सी एयर ज्यादा होती है अगर हम उसको कंपेयर करें एटमॉस्फेयर से। जैसे मान लो ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में 20% पाया जा रहा है, तो सॉइल में क्या वो 24% पाया जाता है? मतलब ज्यादा पाया जा रहा है कि नहीं ज्यादा पाया जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो है हायर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है केवल यही एक गैस है जो एटमॉस्फेयर में कम पाया जाता है और सॉइल में ज्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है, सॉइल के अंदर कम होता है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है, सॉइल के अंदर कम होता है। और आर्गन भी एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है, सॉइल के अंदर कम होता है। केवल कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो एटमॉस्फेयर में तो कम होती है लेकिन सॉइल के अंदर ज्यादा होती है। द ट्रोपोस्फियर कंटेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास। एटमॉस्फेयर का जो मास होता है उसमें ट्रोपोस्फियर का कितना परसेंटेज होता है? जैसे मान लो अगर पूरे एटमॉस्फेयर में 100 किलोग्राम गैस है तो उसमें से कितनी गैस ट्रोपोस्फियर की होगी? 50%, 75%, 85% या 99%? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 85%। अगर हमारे एनवायरमेंट में टोटल 100 किलोग्राम गैस है तो उसमें से जो 85 किलोग्राम गैस होगी वो केवल और केवल कहाँ की होगी? वो केवल और केवल ट्रोपोस्फेयर की होगी। ठीक। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, व्हिच लेयर इज नोन फॉर यूनिफॉर्म टेम्परेचर विथ एटीट्यूड। कौन सा ऐसा लेयर है जिसमें
जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ट्रोपोस्फीयर में या स्ट्रेटोस्फीयर में या मेसोस्फीयर में या फिर थर्मोस्फीयर। तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और थोड़ा सा सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये स्ट्रेटोस्फीयर होता है, यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा टेम्परेचर रहता है। एक्सोस्फीयर इज लोकेटेड, एक्सोस्फीयर जो होता है वो कहाँ पे होता है, बिलो द एटमॉस्फेयर, अबव द आइनोस्फीयर, विद इन द मेसोस्फीयर या एट द अर्थ सरफेस, कहाँ पर होता है। तो ये होता है आइनोस्फीयर के जस्ट ऊपर। आइनोस्फीयर के बाद क्या होता है, एक्सोस्फीयर होता है, और इसके बाद फिर अपना क्या शुरू हो जाता है, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द व्हाट इज द अप्रोप्रिएट CO2 कंसंट्रेशन एट द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑप्टिमम अप्रोक्सीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है। पूछा जा रहा है कि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंट है, 0.03%, 0.25%, 1% या फिर 5%। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, 0.03% कितना पाया जाता है, CO2 पाया जाता है। लगभग 21% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके साथ साथ 0 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट होता है जो अपना आर्गन पाया जाता है और दूसरी गैसेस पाई जाती हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, व्हिच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्टिंग रेडिएशन वेव फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लेयर एटमॉस्फेयर की रिस्पॉन्सिबल होती है। पिछले वाले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन मैंने उठाया था, यहाँ पर भी आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, आयनोस्फीयर। यहाँ पर आयनोस्फीयर होता है जो जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, चाहे रेडियो का हो, चाहे टीवी का हो, चाहे इंटरनेट का हो, चाहे फिर वो मोबाइल का हो, किसी भी तरीके का जो वायरलेस कम्युनिकेशन की जो वेवलेंथ होती है, रेडियो की फ्रिक्वेंसी होती है, वो आयनोस्फीयर में ही ट्रेवल करती है। द सोलर कांस्टेंट वैल्यू इज इन SI यूनिट्स। सोलर कांस्टेंट की SI यूनिट क्या है, ये पूछा जा रहा है। 1.94 सेल्सियस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, या फिर 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1000 लक्स, या फिर 500 जूल पर सेकेंड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो आज के लिए केवल इतना ही। आई होप आपको ये जो 20 क्वेश्चन की सीरीज थी आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए। जितना भी आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट जरूर करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।